क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर है हमारा 9th और इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं हम। वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। 50 लगभग एमसीक्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हैं और लगभग 7-8 क्वेश्चन के आंसर मैं आपसे पूछूंगा, आप उसके आंसर कमेंट में देना, ठीक है। बाकी के आंसर मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। 10,000 स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ चुके हैं। क्लास 12th ESP न्यू ग्रुप आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे जाके, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और ध्यान रखें, जिसमें 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे वही ग्रुप होगा, आप किसी दूसरे ग्रुप में मत जुड़ जाना, ठीक है। कोई फेक ग्रुप भी कई सारे हैं, वहाँ नहीं जुड़ना आपको। ऐप आप हमारी डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्विज सेक्शन में जाके MCQ क्विज मिल जाएगी और ई बुक जो हमारी पेड है वो भी आपको यहीं से मिलेगी। इंग्लिश की ई बुक अवेलेबल है, अगर आप वहाँ से परचेज करना चाहें तो आप ऐप से ले सकते हैं। बाकी क्विज सेक्शन में आप जाके MCQ टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। और नोट्स आपको चैप्टर वाइज पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको वेबसाइट में जाना है। हमारी eklavyastudypoint.com है हमारी वेबसाइट, और स्टेप सिंपल है, गूगल पे जाके आपको eklavyastudypoint.com सर्च करना है। इसके बाद हम आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी, पहले नंबर की वेबसाइट, उस पर क्लिक कर देना है। के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे निशान आएगा, ये 3 लाइनें दिख रही है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है तो आपके सामने कैटेगरी आ जाएगी। इस कैटेगरी में आपको क्लास 12th सिलेक्ट कर लेना है। जब 12th सिलेक्ट करोगे तो आपके सामने सब्जेक्ट आ जाएंगे और इन सब्जेक्ट में जाके आप नोट्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। आपको सभी सब्जेक्टों के नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुगल नाम की उत्पत्ति डैश शब्द से हुई है। खालिस्तान आपको दे रखा है, यहाँ से आपको पहचानना है किससे। तो देखिए ऑप्शन है मोगली, मंगोल, तैमूर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोल, मंगोल शब्द से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखें। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने कि मुगल राजवंश के शासक ने स्वयं को डैश कहा। ये अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे, ठीक है। ये आपको क्या अपने आप को क्या कहलवाना पसंद करते थे, ये आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो ये अपने आप को तैमूरी, यहाँ पे वैसे तैमूर तैमूरी आ जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ये अपने आप को तैमूरी कहलवाना ज़्यादा पसंद करते थे, मुगल और मंगोल से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके सामने, पहला मुगल शासक कौन सा था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो आपको पता है बाबर जो था वो पहला मुगल शासक था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। और आपको चैप्टर पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था 1526 पानीपत वाला युद्ध आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इब्राहिम लोदी बाबर के बीच, और फिर क्या हुआ और इसके बाद कैसे बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना करी, ये सारी स्टोरी चैप्टर में डिटेल में बताई हो, ठीक है। स्टोरी में नहीं जाऊंगा, पर आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। चौथा प्रश्न देखिए, पहला मुगल शासक मातृपक्ष से, माता की साइड से, ठीक है, किससे संबंधित था। ऑप्शन है तैमूर, चंगेज खान, तुर्क और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ध्यान से, तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान, ठीक है, चंगेज खान। पांचवा प्रश्न है कि बाबर डैश भाषा बोलता था। अरबी, तुर्की, फारसी और उर्दू। तो ये बोलता था तुर्की, ठीक है। याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। और बाद में जो ये जो मुगल दरबार की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी बनी थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। छठा प्रश्न है कि जंगल बुक स्टोरी किसकी है। आपने मोगली मूवी देखी होगी, ठीक है, जंगल बुक। तो उसमें जो मेन कैरेक्टर था मोगली, और वो पूरी स्टोरी आपको शायद पता हो। तो ये स्टोरी किसकी है, किसने ये स्टोरी लिखी है। तो रडयार्ड रडयार्ड किलप्रिड, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है कि अफगान नेता शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया था। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तो ये हुमायूं को पराजित किया था, ठीक है। आठवां प्रश्न देखिए कि डैश हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार में सफल हुआ। हुमायूं, बाबर और ऑप्शन में है आपके अकबर और इनमें से कोई नहीं। आठवां प्रश्न देखिए, तो यहाँ पे अकबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी सी। इसने क्या करा था, अपना जो साम्राज्य था उसका काफी विस्तार किया था। नाइन्थ प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है, 1707। और औरंगजेब की जब मृत्यु हो गई थी उसके बाद मुगल साम्राज्य जो था वो कमजोर हो गया था। तो आप ये समझ लो कि औरंगजेब एक अंतिम ऐसा शासक मान लो मुगल साम्राज्य का, जहां तक मुगल साम्राज्य बिल्कुल सही चल रहा था। लेकिन इसके बाद के जो शासक आए वो उतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे औरंगजेब जैसे, या उससे पहले वाले शासक जैसे, ठीक है। 10वां प्रश्न देखिए आप, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये 10th क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था। इसका आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपके लिए आज का ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है कि मुगल दरबारी इतिहास
डैश भाषा में लिखे गए थे, यानी ये जो खालिस्तान है यहाँ पे आपको बताना है कौन सी भाषा में लिखे गए थे। तो ये आपके सामने भाषा रख दी है, अरबी, तुर्की, फारसी, उर्दू। ठीक है, तो फारसी भाषा दरबारी भाषा के रूप में जान और काफी प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, फारसी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 11वां प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लिए। 12 देखिए, फारसी और हिंदवी जब ये दोनों भाषा आपस में संपर्क में आई तो एक नई भाषा बनी। वो नई भाषा जो थी वो कौन सी थी? आपके सामने ऑप्शन में है उर्दू, तुर्की, हिंदी और इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए उर्दू है। ठीक है, फारसी प्लस, ठीक है, हिंदवी, इनके मेल से बनी है उर्दू। क्वेश्चन नंबर 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, बाबर ने अपनी कविताएं और संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो देखिए बाबर जो था पहला शासक था और इसके जो संस्मरण वगैरह मिलते हैं वो तुर्की भाषा में मिलते हैं। ठीक है, तुर्की भाषा में। तो 13वें का आंसर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। 13वां क्वेश्चन है, बाबर की बात करें तो तुर्की आप करोगे, लेकिन अगर इनकी दरबारी भाषा पूछ ले मुगल साम्राज्य की तो वहां पे आपको फारसी करना है, क्योंकि बाद के जो शासक आए सबने फारसी को ही ज्यादा महत्व दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, महाभारत का फारसी अनुवाद। देखिए रामायण और महाभारत इनका फारसी में अनुवाद करवाया था, तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो किस नाम से जाना जाता है? देखिए ऑप्शन में है जय संहिता, रज्मनामा, फारसी महाभारत और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जय संहिता भी महाभारत का नाम है पर ये फारसी नहीं है, तो आप इसको कट कर दो। रजननामा आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 और ऑप्शन है आपका यहाँ पे बी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पांडुलिपि का अर्थ क्या होता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज का आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, पांडुलिपि का मतलब क्या होता है आपको लिख कर बताना है पूरा, 1 2 3 पैराग्राफ में जितना भी आप बता सकें। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कहने की पांडुलिपि को तैयार करने में निम्नलिखित में से किन की भूमिका होती थी? कागज बनाने वाले की, सुलेखक की, चित्रकार की, जिल्दसाज की, या सभी की? देखिए सभी की भूमिका होती थी, सभी की भूमिका है इसमें। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का डी। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकबर, खालिस्तान दे रखा आपको, खालिस्तान अकबर की पसंदीदा लेखन शैली थी। कौन सी शैली अकबर को पसंद थी? नस्तलिख, हस्तलिखित, अनुच्छेद पद्धति, उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सी? तो आपका आंसर हो जाएगा नस्तलिख। ठीक है, नस्तलिख, 17 का ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से चित्रकला को जादुई कला के रूप में किसने वर्णित किया? यानी इस व्यक्ति ने चित्रकला को जादुई कला का नाम दिया था, तो कौन है इनमें से? देखिए अब्दुल रज्जाक, अबुल फजल, अमीर खुसरो और उपरोक्त सभी, चार आपके सामने ऑप्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अबुल फजल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल का पालन पोषण मुगल राजधानी डैश में हुआ था। खालिस्तान दे रखा है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, इसको ध्यान से देखिए, ऑप्शन को पहले उसके बाद आप बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने ऑप्शन है शाहजहानाबाद, लाहौर, आगरा और उपरोक्त सभी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 19 का आगरा, आगरा में हुआ था। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा को कितने जिल्द में विभाजित किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। तो ये 3 जिल्दों में विभाजित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आज के लिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूं आज ज्यादा। ठीक है, सीधा सीधे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अकबरनामा की जो तीसरी जिल्द है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टॉपिक है ये और इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये जो तीसरी जिल्द है इसको क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, अबुल फजल की हत्या के लिए किसने षड्यंत्र रचा था और कौन कौन मतलब उसमें शामिल था? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस लैंग्वेज में पूछेगा आपको ये ध्यान रखना है। तो राजकुमार सलीम ने षड्यंत्र रचा था और साथ दिया था वीर सिंह बुंदेला ने, तो यहाँ पे हम दोनों ही कर देंगे। ठीक है, दोनों ही शामिल थे इसमें षड्यंत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अब्दुल हमीद लाहौरी, लाहौरी किसका शिष्य था? क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन में आपके सामने है अमीर खुसरो, अबुल फजल, अब्दुल रजाक और इनमें से कोई नहीं। तो ये अबुल फजल का शिष्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए ध्यान से, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? चार ऑप्शन है आपके सामने, तो 1710, 1764, 1784, 1789। तो 1784, और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, याद रखें 1784 आंसर है इसका, और क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। 25वां प्रश्न है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एक सेकेंड, इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसके ऑप्शन नहीं है, ये आपसे मैंने कमेंट में पूछा था, पर मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। सर विलियम, ठीक है, जॉन्स, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल।
तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाला क्वेश्चन है, मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कब स्थापना हुई थी, तो आप बता दोगे 1784 में। ये भी हो सकता है आपसे पूछ लें कि किसने करी थी, तब आप बता दोगे सर विलियम जोन्स ने की थी। ठीक है, तो ये आपको दोनों ही याद रखने हैं। 26वां प्रश्न देखिए एक बार आप। 26वां प्रश्न है कि अकबर ने तीर्थ यात्रा पे जो टैक्स होता था, कर जो होता था, वो कब समाप्त किया था। ऑप्शन आपके सामने रख देता हूं, एक बार ऑप्शन ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 26, कब किया था तीर्थ यात्रा, तो ये 1563। ठीक है, एनसीईआरटी में आप देख सकते हैं 1563 में ये जो कर था, जो टैक्स था, इसको समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कब कराया था। 1540 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, या 70 के दशक में। तो देखिए आगरा का किला की बात चल रही है यहाँ पे, तो ये 1560 के दशक के आसपास की बात है, 1560 के दशक में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। 28 को ध्यान से देखो, अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। ये जो जजिया टैक्स था, ये कब समाप्त हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है 1560 में, 62 में, 63 में, 64 में। तो 1564 में किया गया था जजिया कर, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी जो है हमारा सही होएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, कब लिया था। आपके सामने चार ऑप्शन है, 1540 के दशक में, 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में। ठीक है, 29। तो ये 1570 के दशक की बात है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। 30वां प्रश्न एक बार देखिए, बादशाह अपनी निजी सभा और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था, कहाँ पे करता था। आपके सामने केवल दो ऑप्शन है, दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा दीवाने खास। यहाँ पे गोपनीय मुद्दों पे चर्चा होती थी। क्वेश्चन नंबर 31 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 31 से हुमायूं नामा किसने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, अबुल फजल अब्दुल लाहौरी, गुलबदन बेगम, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31, तो यहाँ पे गुलबदन बेगम जो है वो इसको लिखने वाली हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा था, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। डैश शब्द का प्रयोग मुगलों की घरेलू दुनिया की ओर संकेत करता है। हरम, शाही, दीवाने आम, और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घरेलू दुनिया की बात चल रही है, तो हरम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। 32, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, हरम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, और बहादुर शाह जफर, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, तो ये जो थी गुलबदन बेगम, ये बाबर की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, टोडरमल किसके वित्त मंत्री थे। ऑप्शन आपके सामने रखे हैं, बाबर, हुमायूं, बहादुर शाह जफर, और अकबर। क्वेश्चन नंबर 34, तो ये अकबर जो थे इनके दरबार में थे, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, अकबर के वित्त मंत्री थे टोडरमल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, जहांगीर के शासन में किनको उच्च पद प्राप्त किए, किन्होंने उच्च पद प्राप्त किए थे। ईरानियों ने, यहूदियों ने, तुर्क ने, या फिर पारसी ने। क्वेश्चन नंबर 35 ध्यान से देखो, तो ईरानी जो थे इन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए जो है हमारा वो सही होएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। औरंगजेब के शासन में किनको उच्च पद प्राप्त हुए। 36 का देखिए, ऑप्शन आपके सामने रख देता हूँ, ईरानी, यहूदी, तुर्क, और राजपूत। क्वेश्चन नंबर 36, तो जो राजपूत थे इन्होंने उच्च पद प्राप्त किए, यानी कि यहाँ पर डी हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, और ये आपको मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, आप इसका आंसर बताएंगे कमेंट में। मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि कहाँ पे आपको इसका आंसर मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढते आपको नहीं मिलता मान लीजिए, तो आप जो बॉक्स देखते हो ना एनसीईआरटी में, छोटे छोटे बॉक्स दे रखे हैं साइड साइड में, रेड कलर में आई थिंक दे रखे होंगे आपकी बॉक्स, उसमें आपको आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे। किसी अभिजात द्वारा बादशाह के सामने प्रस्तुत की जाने वाली कोई याचिका है जिसमें किसी उम्मीदवार को मनसबदार के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की जाती है, वो क्या कहलाती है। यही आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। सफावियों और मुगलों के बीच में जो झगड़े का कारण था वो क्या था। कंधार, ईरान, अफगान, और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, तो ये जो कंधार था ये था मेन कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39, भारतीय उपमहाद्वीप में आने के इच्छुक सभी विजेताओं को खालिस्तान दे रखा है। इसके बाद आपको पूछा हुआ है कि पार करके आना होता था, किस चीज को पार करके आना होता था। ऑप्शन में है अरावली, हिंदुकुश, और सिंधु, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 39 ध्यान से देखो, तो ये जो हिंदुकुश था इसको पार करना होता था तब आते थे, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए एक बार, यूरोप को भारत के बारे में जानकारी, फिर इसके बाद आपका फिलिंदा ब्लैंक्स है,
किसके विवरण से हुई, यानी यूरोप को भारत के बारे में जानकारी किसके विवरण से हुई है। ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे रख दिए हैं, जेसुइट धर्म प्रचारक से, यात्रियों से, व्यापारियों और राजनयिकों से, या सभी से। देखिए सभी से, जेसुइट धर्म प्रचारक से भी जानकारी हुई, यात्री जो जाते थे उनसे भी जानकारी हुई, व्यापारी और राजनयिक से भी हुई, यानी कि ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा डी, सभी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, 41वां प्रश्न। पहला जेसुइट शिष्टमंडल फतेहपुर सीकरी के मुगल दरबार में कब पहुंचा था। ठीक है, ऑप्शन देखो एक बार ध्यान से, 1560, 70, 80 और 90। तो कब पहुंचा था, ये 1580 की बात है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जेसुइट धर्म से संबंधित थे, कौन से धर्म से संबंधित थे, हिंदू, जैन, बौद्ध या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आपको पता होगा ये ईसाई धर्म प्रचारक के रूप में आए थे, तो ईसाई होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो आपको ईसाई दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 42वें का इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 43 देखिए एक बार, 43, 1622 में सेना ने कंधार पर हमला किया, कौन सी सेना ने। ऑप्शन है फारसी, तुर्की, उस्मानी और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 43, तो जो फारसी सेना थी इसने कर दिया था हमला। क्वेश्चन नंबर 44, जहांगीर का अर्थ क्या होता है। आपने देखा बहुत बड़ी बड़ी पदवियां लेते थे जो ये मुगल दरबार में, कोई शाहजहां लगवाता था नाम के आगे, जहांगीर, खुर्रम, कई तरह के नाम लगाए जाते थे, पदवियां लेते थे। तो जहांगीर का जो मतलब होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है राजाओं का राजा, विश्व पर कब्जा करने वाला, विश्व का राजा, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसका मतलब होता है विश्व पे कब्जा करने वाला, जहांगीर का अर्थ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, शाहजहानाबाद कहाँ पर है। इंपॉर्टेंट, आप मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट में। आज के लिए शायद आपका ये 5th क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। पढ़ाया हुआ है मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर के अंदर। 46वां प्रश्न देखिए, 46, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का उद्देश्य क्या था। देखिए कब बना था, 1784, किसके द्वारा बनाया था, सर विलियम जोन्स, ये तो हमने पढ़ लिया, पर इसका उद्देश्य क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मुझे कमेंट में बताएं, आपको ये पता होना चाहिए, गूगल पे जाके सर्च करें और फिर बताएं आप कमेंट में। 46, 47वां प्रश्न देखिए, रज्मनामा का अर्थ क्या है। रज्मनामा धर्म की पुस्तक थी, ये कोई नियमों की पुस्तक थी, युद्ध की पुस्तक थी, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये महाभारत का अनुवाद है, फारसी अनुवाद। ठीक है, तो महाभारत का है, तो महाभारत जो है वो युद्ध से रिलेटेड है, तो युद्धों की पुस्तक आप इसको कह सकते हो, या जंग की पुस्तक भी कई जगह पे नाम लिखा मिलेगा आपको। 48वां प्रश्न है, चगताई तुर्क स्वयं को किसके सबसे बड़े पुत्र के वंशज मानते थे। ये आपके लिए आज का 6th क्वेश्चन है, और आपको एनसीईआरटी में बॉक्स में इसका आंसर मिलेगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे, और इसको याद भी करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 49 है, डैश की मृत्यु के बाद मुगल वंश की शक्ति घट गई थी। तो ये किसकी मृत्यु के बाद हुई थी। देखिए ऑप्शन देख लीजिए आप, ये मैंने आपको शायद पहले भी बता दिया है कि औरंगजेब की जब मृत्यु हुई थी 1707, उसके बाद जो मुगल शासक आए थे वो कमजोर थे, उतना ज्यादा विस्तार नहीं कर पाए, उतने ज्यादा सही तरीके से शासन व्यवस्था जो थी नहीं चला पाए, कमजोर होता गया ये। ठीक है, तो औरंगजेब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 49 का। और 50वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से इनको सही क्रम में लगाना, ये आपको कमेंट में बताना है, इनमें कौन सबसे पहले आया है। ठीक है, ये चारों में से कौन पहले आया उसे लगाना है, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, इस तरीके से सही तरीके से क्रम में लगा के आप इसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 51, बादशाह नामा के लेखक कौन है। अब्दुल हमीद लाहौरी या अबुल फजल, ये भी आपको कमेंट में बताना है, इसको बादशाह नामा के लेखक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे मैंने 51 क्वेश्चन टोटल रखे हैं, जिसमें से मैंने लगभग लगभग आपसे 7 क्वेश्चन पूछे होंगे, और बाकी के आपको मैंने आंसर बता दिए यहाँ पे, लगभग 43-44 क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं, और आप मुझे कमेंट में आंसर बताएं सभी का। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगली बुक, यानी कि हमारी ये जो सेकंड बुक है वो खत्म हो चुकी है, तीसरी बुक के जो एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उसको हम उस पर चर्चा करेंगे आगे की वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।